हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। तो मेरे प्यारे ज्योग्राफी की डॉक्टर साहब या डॉक्टर टीम, आज हम स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। क्या पढ़ाएंगे आज? आज जियोमॉर्फोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है। भूआकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी, आपको होगा इतना नॉलेज इसके बारे में, बहुत सारा पढ़ लिया होगा आपने, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने देखो जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह सारा मैंने अच्छी तरीके से डैश कैप्टिव टाइप से कंप्लीट करवा दिया ऑलरेडी। तो अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे हमारे कार्टोग्राफी के मोस्टली क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब हम स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहो तो पीडीएफ ले सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है जिनके ऊपर आप मेरे से चैट कर लेना और इनकी आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है जी। हम स्टार्ट करते हैं। कुड़प्पा क्रम के शैल संबंधित हैं आर्कियन समूह से, आर्यन समूह से, द्राविड़ समूह से या पुराण समूह से, बताओ। तो देखो सिंपल सी बात है, जो कुड़प्पा क्रम की शैल है वो पुराण समूह से संबंधित है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। देखो पढ़ना ध्यान लगा के थोड़ा सा। देखो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का संबंध पुराण समूह से है, पहली बात। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का संबंध किससे? पुराण समूह से। आगे, इस संरचना का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर किया गया है। जो कुड़प्पा क्रम की चट्टान है उनका संबंध पुराण समूह से है, और इस संरचना का जो नामकरण है, जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, इनका जो नामकरण है वो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर किया गया है। यहाँ ये चट्टानें अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। ठीक है। तो जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश में किस रूप में विस्तृत है? अर्धचंद्राकार रूप में। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में हीरा व सोना पाया जाता है। ये चट्टानें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं वो आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है एक आपके सामने, आपको सुमेलित करना है कि कौन सा किससे सुमेलित है। जलज कृत्तिका, घोलरंध्र, स्टेक और टेफोनी, भूमिगत जल, समुद्री जल, वायु, नदी, इनको आपस में सुमेलित करो। देखो ये क्वेश्चन तो गलत मत करना है, और देखो कॉन्फिडेंस रखो, डिमोटिवेट मत हो। और मैं सारी यूनिट का कार्टोग्राफी हमारा बहुत ही हद तक कंप्लीट हो चुका है। हमने उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए। सभी यूनिटों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। हमारे पास प्रेजेंट टाइम में टोटल 42 दिन का टाइम बचा हुआ है। 42 दिन में हम 100% जेआरएफ निकाल सकते हैं। ठीक है। तो प्लीज़ सीरियस होकर पढ़ो, टेंशन लेने का नहीं, गजब तरीके से रहो। हम इसके बारे में बता देते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो एक एक चीज़ देखनी है। सबसे पहले गोलरंध्र भूमिगत जल से संबंधित है, तो बी को मिलाया हमने ए से। इन दो से हमारा आंसर फिक्स हो गया। जल कृत्तिका नदी से संबंधित है, हमारा ऑप्शन सी फिक्स हो गया। ठीक है। जल कृत्तिका नदी से संबंधित है, गोलरंध्र भूमिगत जल से संबंधित है, स्टैक है जो समुद्री जल से संबंधित है, और टेफोनी वायु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पेडिप्लेन, पेनीप्लेन, पेन पेन, पेन प्लेन और पेन फैन। पेडिप्लेन, पेनीप्लेन, पेन प्लेन और पेन फैन, पैंक डेविस क्रिक में और लासन, बताओ यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? बहुत गजब का क्वेश्चन है, इतना गजब का क्वेश्चन है, देखने लायक क्वेश्चन है ये जेड, ये ए, ये पी, ये आर, ये एस, ये मेरे द्वारा लिखा हुआ है। मैं ऑलवेज आपको एक मेथड फॉलो करवाता हूँ। देखो भाई, जो क्वेश्चन याद होता जाए उसको निशान लगाते जाओ। आपने पहला रिवीजन किया, उसमें कुछ क्वेश्चन याद हुए, उसको कुछ निशान दे दो, जैसे ए दे दिया। फिर दोबारा कोई क्वेश्चन याद, दोबारा रिवीजन किया, उसमें कोई क्वेश्चन याद हुआ, फिर उसको दूसरा निशान दे दो। फिर तीसरी बार में फिर कोई निशान दे दो। ऐसे आप उसको मार्क करते जाओ, निशान देते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, निशान देते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी के सभी, हर किसी को आंसर देना है इस क्वेश्चन का। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
सबसे पहले हम बात करते हैं पेडिप्लेन। पेडिप्लेन किसने दिया था? किंग मोदे ने दिया था। यहाँ पर पैंक है जो गलत है। देखो पैंक मोदे ने अपर्दन वही चक्कर से अपर्दन चक्कर का सिद्धांत दिया था, पैंक ने भी। और इन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया था, एक प्राइमारम्फ था, एक इंड्रम्फ था। ठीक है, पैंक मोदे ने दो शब्दों का प्रयोग किया था, एक प्राइमारम्फ, एक इंड्रम्फ। ठीक है, कोई भी स्थल रूप के उत्थान से पूर्व, किसी भी स्थल रूप के उत्थान से पूर्व जो वहाँ का स्थल रूप होता है, जो स्थलाकृति होता है, जो धरातलीय क्षेत्र होता है, उसके लिए उन्होंने प्राइमारम्भ शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अपर्दन के पश्चात जब वो स्थल रूप बिल्कुल समाप्त हो जाता है और एक खाली विस्तृत मैदान का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम इंड्रम्फ कहते हैं। ठीक है, सपोज डैट ये तीन स्थितियाँ हैं। जहाँ पर ये खाली थी, कुछ समय बाद यहाँ पर एक पर्वत बन गया। ठीक है, इसका अपर्दन हुआ पर्वत का, फिर ये खाली मैदान बन गया। तो इस पर्वत का निर्माण हुआ है जिस स्थान पर, ये पहले क्या था? खाली था। तो इस खाली स्थान को क्या कहते थे? प्राइमारम्फ कहते थे। फिर यहाँ पर पर्वत बन गया, कुछ टाइम बाद में अपर्दन हुआ, अपर्दन से ये पर्वत क्या हुआ? मैदानी भाग में परिवर्तित हो गया। और इस मैदानी भाग को फिर क्या कहा? इंड्रम्फ कहा। पेनिप्लेन डेविस ने दिया था, पेनप्लेन क्रिकमैन ने दिया था, पेनफेन लासन ने दिया था। और एक पेनिप्लेन और होता है, और एच प्लेन थॉमस ने दिया था। एक एच प्लेन और ध्यान रखना, पूछ लेता है, एच प्लेन किसने दिया था? थॉमस ने दिया था। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? स्ट्रोम्बोली, कोटोपैक्स, वेसुवियस, एल्बुर्ज। तो ध्यान दें, जो स्ट्रोम्बोली है उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और स्ट्रोम्बोली क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है? एकांकागुआ, एटना, फ्यूजियामा, वेसुवियस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दूसरा और चौथा है ना, यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको बता देता हूँ सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन सा है। देखो यहाँ पर जो दूसरा और चौथा है, एटना और वेसुवियस, ये दोनों कैसे हैं? सक्रिय ज्वालामुखी हैं। एकांकागुआ और फ्यूजिमा, ये कैसा है? फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ये ध्यान में रखना। एंड एटना और वेसुवियस दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। देखो एटना कहाँ पर है? सिसिली में, इटली में, ये इटली का सिसिली में। ठीक है, देखो एटना और वेसुवियस दो ज्वालामुखी हैं, दोनों के दोनों कहाँ पर है? इटली में। अब इटली में दो द्वीप हैं, इटली में दो द्वीप हैं, एक नेपलस है, दूसरा सिसिली है। तो इटली का एक द्वीप है सिसिली, जिसमें एटना है, और इटली का ही एक द्वीप है नेपलस, नेपलस में वेसुवियस है। ठीक है, चिली एकांकागुआ में है। एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका या एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दूसरी बात, जो एकांकागुआ है वो एक मृत ज्वालामुखी है। कैसा है? मृत ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जापान में है, जो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशित या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? बताओ यहाँ पर ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? अरावली पर्वत, एंडीज पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट या कॉकेसस पर्वत। बताना है कि कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखो मैं सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से बताऊंगा आपको 100% कि कौन सा किस प्रकार का पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी में, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा भारत में, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। वोजेस फ्रांस में, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। वासाज रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। तो ब्लैक फॉरेस्ट, सतपुड़ा, वोजेस और वासाज रेंज, ये चारों चारों क्या है? ब्लॉक पर्वत है।
ध्यान रखना, जो वासाच रेंज है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, वो विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, तो जो वासाच रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका में, वो विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। अरावली पर्वतमाला की बात की जाए तो जो अरावली पर्वतमाला है वो प्राचीनतम, कैसी, प्राचीनतम वलित पर्वत है। ठीक है, प्राचीनतम वलित पर्वत है। एंडीज और कॉकेसस, ये तीनों नवीनतम वलित पर्वत है। ठीक है, तो एंडीज कॉकेसस नवीनतम वलित पर्वत है, और जो अरावली पर्वतमाला है वो प्राचीनतम वलित पर्वत है, जिसको हम अवशिष्ट पर्वत भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अवशिष्ट पर्वत। सामूहिक अपक्षरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? अपक्षय एवं जलवायु, जल की मात्रा और ढाल का कोण। बताओ, सामूहिक अपक्षरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? अपक्षय, जलवायु है, जल की मात्रा है, ढाल का कोण है। तो ध्यान दे भाई लोगों, सामूहिक क्षरण, अपक्षय, जलवायु, जल की मात्रा और ढाल का कोण आदि का प्रभाव पड़ता है। जो सामूहिक क्षरण होता है उसके ऊपर अपक्षय एवं जलवायु, जल की मात्रा और ढाल का कोण, तीनों का प्रभाव पड़ता है। मृदा सर्पण, पंख प्रवाह, मलबा प्रवाह, भूस्खलन, तीनों के तीनों सामूहिक अपक्षरण के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सामूहिक अपक्षरण के कितने रूप हैं? जैसे मृदा सर्पण है, पंख प्रवाह है, मलबा प्रवाह है और भूस्खलन है। ये सभी के सभी किसके रूप हैं? सामूहिक अपक्षरण के रूप हैं। और ध्यान दें, सही ढंग से पढ़ो भाई लोगों। अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, 42 दिन का टाइम आपके पास। आप चाहो तो 42 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो। देखो, इतिहास में बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं जो 42 दिन तक नहीं चले थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ कर दिया था। ठीक है, बहुत से राजा 5-5 दिन युद्ध लड़के और राज्य जीत लेते थे। अब खुद पर, तुम पर डिपेंड करता है कि आप 42 दिन में जेआरएफ लेते हो या नहीं लेते। और ध्यान रखना, यदि अब आप जेआरएफ नहीं ले रहे हो तो समझो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। ऐसा मौका आपको आपकी जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चाहे डिमोटिवेट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इस बात से, लेकिन बिल्कुल क्लियर बात है ये इतना शानदार वाला मौका आप अपनी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं लेने वाले। कौन सा सही है बताओ? स्विस, सीमा, डॉली, निफे, जेफरीज, सियाल, जेफरीज, अधिस्तर। तो देखो, मैं डिटेल से बताता हूँ आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। देखो, एक स्विस नामक विद्वान था जिन्होंने पृथ्वी को 3 आंतरिक भागों में विभाजित किया था। एक सियाल, एक सीमा, एक निफे। स्विस मौर्य थे जिन्होंने पृथ्वी को 3 आंतरिक भागों में विभाजित किया था, सियाल, सीमा और निफे। सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बन, देखो ऐसे भी याद कर सकते हो आप। सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम, निफे निकल और फेरस। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। निकल, NiFe, Ni का मतलब निकल, Fe का मतलब फेरस। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। सागर नित्तल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? बताओ। देखो, सागर नित्तल प्रसरण की संकल्पना का सबसे पहले प्रतिपादन किया था हैरी एस्मोदे ने। ठीक है, देखना मैं यहाँ पर बताता हूँ। टेलर मौर्य, ग्रिफिथ टेलर। तो टेलर मौर्य का संबंध तो दूसरी चीज़ों से था। वैगनर मौर्य ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, आपने पढ़ा होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वैगनर मौर्य ने दिया था। हैरी हेस मौर्य ने क्या किया कि हैरी हेस मौर्य ने 2 सिद्धांत दिए। एक दिया सागर नित्तल प्रसरण, और बाद में इन्होंने दिया कौन सा सिद्धांत? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। हैरी एस मौर्य ने 2 सिद्धांत दिया था। पहले दिया इन्होंने सागर नित्तल प्रसरण, बाद में दिया इन्होंने
प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। यू आकार की घाटी का विकास हुआ है। तो देखो, आपने भू आकृतियाँ पढ़ ली होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज़ इन सभी को पढ़ लो। नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक निक्षेपात्मक आकृति, हिमानी द्वारा, पवन द्वारा और जल द्वारा, ये चार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। और जो परिहिमानी के द्वारा कुछ ही हैं, जैसे पल्सा है, इसके अलावा एक दो और हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी परिहिमानी द्वारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखो, वी आकार की घाटी नदी द्वारा बनती है और यू आकार की घाटी हिमानी द्वारा बनती है। बताओ कौन सा सम्मिलित है? जेफ्रीज मोदे ने महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिया, डॉली मोदे ने तापीय संकुचन का सिद्धांत दिया, होम्स ने रेडियो एक्टिविता का सिद्धांत दिया और कोबर ने पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत दिया। बहुत गजब का क्वेश्चन है, हर कोई आंसर ठोक दो भाई। यहाँ पर आंसर नहीं देने का मतलब है बहुत बड़ी गलती करना, ठीक है? तो आप खुद सोच सकते हो आप बड़ी गलती कर रहे हो या छोटी गलती कर रहे हो। मैं खुद बताता हूँ भाई। देखो, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको पर्वत निर्माण। तो देखो, पर्वत निर्माण के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए, जहाँ सभी पर ऐसा चलता है, ठीक है? सबसे पहले भूसन्नति का सिद्धांत कोबर मोदे ने दिया। कोबर मोदे ने भूसन्नति का सिद्धांत दिया, बहुत सारी बार पढ़ा होगा आपने कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत, ठीक है? और इसमें उन्होंने बताया था 3 प्रकार की प्लेटों का विवरण किया था। अभिसारी क्रिया होती है, अपसारी क्रिया होती है और संरक्षित क्रिया होती है, जब वो एक दूसरे की प्लेटें रगड़ खाती हैं। रैंड कैंटन शब्द का प्रयोग भी किया था इसमें उन्होंने, रैंड कैंटन शब्द का प्रयोग भी किया था कोबर मोदे ने अपने सिद्धांत में। तो आपको खुद को बताना है कि रैंड कैंटन शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया था इन्होंने। तापीय संकुचन का सिद्धांत पर्वत निर्माण के संबंध में जेफ्रीज मोदे ने दिया था। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत जोली मोदे ने दिया था, ठीक है? देखो, जोली मोदे ने रेडियो सक्रियता का सिद्धांत भी दिया था और तापीय चक्कर सिद्धांत भी दिया था। ध्यान रखना, पर्वत निर्माण के संबंध में जो रेडियो सक्रियता का सिद्धांत है, इसी को ही तापीय चक्कर का सिद्धांत कहते हैं, जो कि जोली मोदे द्वारा दिया गया था। तो जोली ने रेडियो एक्टिविता का सिद्धांत दिया, जिसी को ही क्या बोलते हैं, तापीय चक्कर का सिद्धांत भी बोल सकते हैं हम, ठीक है? तो तापीय चक्कर का सिद्धांत पर्वत निर्माण के संबंध में है, जो भी जोली ने दिया था। खिसकते महाद्वीपों का सिद्धांत डॉली मोदे ने दिया था और संवहन तरंग सिद्धांत होम्स मोदे ने दिया था। क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न वलन का जो भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है, उसे क्या कहते हैं? बताओ यार, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आपका सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, मैं सारे क्वेश्चनों की नहीं बता रहा, मैं इस क्वेश्चन की बता रहा हूँ। देखो, आप यदि इस क्वेश्चन को सही करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप ऐसे मत सोचना कि इस क्वेश्चन को सही करके मैं अपना सिलेक्शन श्योर कर लूँगा। लेकिन ध्यान में रखना, यदि आप इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो, समझो, यदि आप इस क्वेश्चन को गलत करते हो तो समझो आपकी जो रैंक है ना, वो कई हज़ारों नीचे आ जाएगी, कई हज़ारों नीचे। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली सभी सही करके आएंगे। आप जैसे कुछ अपवाद स्वरूप होंगे जो इसको गलत करके आएंगे, ठीक है? और पीडीएफ लेना चाहो तो पीडीएफ भी ले लेना। देखो, क्षैतिज संचलन, क्षैतिज संचलन का मतलब होता है जब दो प्लेटें इस तरीके से एक दूसरे की ओर आएंगी, ठीक है? जब दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे तो ये क्या करेंगे, आपस में टकराएंगी, ठीक है? जब ये टकराएंगे तो क्या होगा, इनमें इस तरीके से मोड़ पड़ेगा, इस तरीके से मोड़ पड़ेगा। तो ये ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, अपनति कहलाता है। ये नीचे धंसा हुआ भाग अभिनति। ऊपर उठा हुआ भाग अपनति, नीचे धंसा हुआ भाग अभिनति। ये ध्यान में रखना सारी बातें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है? ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी पाइप, क्रेटर और गिरवाखंड। बताओ, बहुत गजब का क्वेश्चन है। तो देखो, यहाँ पर क्या है, गिरवाखंड है। मैं बताऊंगा गिरवाखंड क्या होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। ये है गिरवाखंड, ठीक है? तो सबसे पहले मैं गिरवाखंड के बारे में बताऊंगा आपको। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ लेना चाहो तो पीडीएफ ले लो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपके सामने डिस्प्ले पर है।
7891350470। ठीक है जी। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। तो देखो गिरवाखंड क्या होता है कि जब वलन की एक भुजा टूटकर कई किलोमीटर अलग जाकर किसी अन्य चट्टान के ऊपर आरोपित हो जाती है। कि जब वलन की कोई भी एक टुकड़ा या किसी चट्टान का कोई भी एक टुकड़ा टूटकर कई हजारों किलोमीटर दूर जाकर किसी दूसरी चट्टान के ऊपर आरोपित हो जाता है, मतलब किसी दूसरी चट्टान के ऊपर जाकर गिर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गिरवाखंड कहते हैं। और ध्यान रखना, गिरवाखंड को नापे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नापे। गिरवाखंड को नापे भी कहते हैं। और पश्चिमी हिमालय है जो गिरवाखंड का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको भी ध्यान में रखना। अब हम बात करें ज्वालामुखी छिद्र की। देखो यहां से एक क्वेश्चन बना हुआ है। सपोज दैट ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, यह पृथ्वी का धरातलीय भाग है, यहाँ से ज्वालामुखी बाहर निकल रहा है, लावा बाहर निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से लावा बाहर निकल रहा है। तो जिस इस पाइप से जो ज्वालामुखी लावा है ये बाहर निकल रहा है, जो ये पाइप है ना जिससे कि जो लावा है वो बाहर निकल रहा है, इस पाइप से लावा क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है। तो इस पाइप को क्या कहते हैं हम? इस पाइप को कहते हैं ज्वालामुखी पाइप। अब ये इस छिद्र से बाहर निकल रहा है। ठीक है, इस छिद्र को क्या कहते हैं हम? ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जब ये ज्वालामुखी छिद्र अधिक चौड़ा हो जाता है इसको हम क्रेटर कहते हैं, और जब ये क्रेटर अधिक चौड़ा हो जाता है तो इसको कॉलडेरा कहते हैं। ध्यान रखना, ज्वालामुखी छिद्र जिस छिद्र से लावा धरातल पर निकलता है, जैसे ये धरातल था और यहाँ पर इस छिद्र के द्वारा लावा बाहर निकल रहा है, इसको हम ज्वालामुखी छिद्र कहे। ज्वालामुखी छिद्र का विस्तृत रूप क्रेटर कहलाता है, क्रेटर का विस्तृत रूप कॉलडेरा कहलाता है। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। भूकंप मेखला कौन सी नहीं है? परिप्रशांत महासागरीय मेखला, परिअंत महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला और मध्य अटलांटिक मेखला। बताओ भूकंप मेखला कौन सी नहीं है? बहुत गजब का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं तो ये दुआ करूंगा कि हर कोई जवाब दे इसका। और भाई लोगों कॉन्फिडेंस रखो, 42 दिन है, 42 दिन में कुछ भी कर सकते हो आप। देखो विश्व में भूकंप की मुख्यतः 3 मेखलाएं हैं। एक परिप्रशांत पेटी है जिसको हम फायर ऑफ रिंग कहते हैं, जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है, इसकी पूरी सीमा जो प्रशांत महासागर में, इसकी पश्चिमी सीमा भी प्रशांत महासागर में। ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी बीच में है जो भारत वाले क्षेत्र में, भारत के ऊपर से ऐसे होती हुई निकलती है ना, आपने देखा होगा मानचित्र में। ठीक है, एक मध्य अटलांटिक मेखला है। ये 3 प्रमुख ज्वालामुखी मेखलाएं हैं या भूकंप मेखलाएं हैं। सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं परिप्रशांत पेटी में, उससे कम भूकंप आते हैं मध्य अटलांटिक पेटी में, और उससे कम भूकंप आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी में। ये ध्यान में रखना। ठीक है, परिप्रशांत मेखला में जो भूकंप आते हैं वो प्लेटों के अभिसरण की वजह से आते हैं। यहाँ पर 2 प्लेट आपस में टकराती हैं जिसकी वजह से सर्वाधिक भूकंप आते हैं। मध्य अटलांटिक में क्या होता है, यहाँ पर 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है। आपको खुद को बताना है कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में क्या स्थिति होती है जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप आते हैं। आपको खुद को कमेंट करके बताना है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। हिमानीकृत निक्षेपजन्य स्थलाकृतियों का समुच्चय है। बताओ यहाँ पर कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं जो निक्षेपजन्य है? विस्थापित शिलाखंड है, यार्डंग है, एस्कर है, लेपिज है, लोयस है, हिमोद है। एस्कर है, हिमोद है, हिमंडोद है, और टिब्बा है, ड्रमलीन है। अवक्षेप मैदान है, छत्रक शिला, छत्रक हिमोद है। इस क्वेश्चन का आंसर ठोक दो भाई, सभी के सभी ठोक दो, वरना मैं तो बताऊंगा ये आंसर। देखो भाई लोगों यहाँ पर बताते हैं हम, यहाँ पर हमें क्या बताना है? हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपजन्य स्थलाकृतियाँ, एस्कर है, हिमोड है, ड्रमेलिन है। ये तीनों हिमानी निक्षेप से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। इसके अंतर्गत कैम है, केटल है, अवक्षेप मैदान आदि अन्य हिमानी निक्षेप स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है, एस्कर, हिमोड और ड्रमेलिन
तीनों हिमानी निक्षेप स्थलाकृतियाँ हैं। कैम, कैटल, अवक्षेप मैदान, ये भी हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेप जनित स्थलाकृतियाँ, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए यार्डंग। यार्डंग क्या है? यार्डंग, ध्यान रखना, पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। लोइस, ये पवन द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक मैदान है। लोइस का मैदान स्पेशली मध्य चाइना में पाए जाते हैं, मध्य एशिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा अवक्षेप मैदान, ये किसके द्वारा बनता है बताओ? अवक्षेप मैदान का निर्माण कौन सी आकृति द्वारा होता है? पवन द्वारा होता है, नदी द्वारा होता है, हिमानी द्वारा होता है, या समुद्री तरंगों द्वारा होता है? बताओ, अवक्षेप मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? छत्र की मौत, ये भी हिमानी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। आपको बताना है कि अवक्षेप मैदान का निर्माण कौन करती है? पवन करती है, नदी करती है, सागरीय तरंगे करती हैं, या भूमिगत जल करता है? सूर्य ताप के कारण होने वाली सेलों की टूट फूट क्या कहलाती है? बताओ, सूर्य ताप के कारण सेलों में होने वाली टूट फूट क्या कहलाती है? तो इसको हम क्या कहते हैं? अपपत्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपपत्रण। ध्यान से देखना। सूर्यताप, तुषार तथा वायु चट्टानों में विघटन होने की प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय कहलाती है। सूर्यताप, तुषार और वायु चट्टानों में विघटन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यांत्रिक अपक्षय कहलाती है। इसमें सूर्यताप भी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, और इसमें जो सूर्यताप है उसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अपपत्रण मरुस्थली, अर्धमरुस्थलों तथा मानसूनी प्रदेशों में ताप एवं वायु के सम्मिलित कार्य के द्वारा चट्टानों की परतों का क्षैतिज रूप से अलग होना है। ठीक है, अपपत्रण क्या होता है कि मरुस्थल, अर्धमरुस्थलों तथा मानसूनी प्रदेशों में ताप एवं वायु के सम्मिलित कार्य के द्वारा चट्टानों की परतों का क्षैतिज रूप से अलग होना क्या कहलाता है? अपपत्रण कहलाता है। डिसिलिकेशन क्या होता है? चट्टानों से जल के द्वारा सिलिका की मात्रा का अलग होना। डिसिलिकेशन क्या कहलाता है? तो डिसिलिकेशन है जो क्या कहलाता है? चट्टानों से जल के द्वारा सिलिका की मात्रा का अलग होना। इसके अलावा रासायनिक अपक्षय का उदाहरण, जो डिसिलिकेशन है वो किसका उदाहरण है? रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है। जिन भूकंपीय तरंगों के कारण शैल कणों में तरंगों की दिशा में आगे पीछे कंपन होता है। ये मैं बहुत गजब तरीके से तरीकों के साथ समझाया था मैंने, विद ट्रिक बताया था मैंने, लॉजिक के साथ समझाया था मैंने। अभी भी गलत करो तो भाई आपकी खुद की मर्जी है, फिर मैं इसको सही कोई नहीं कर सकता। देखो मैं थोड़ा थोड़ा दोबारा से बता देता हूँ मैं। पी तरंग, इसको हम प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, ठीक है, और इसको ध्वनि तरंग भी कहते हैं। मैं बताऊंगा आगे, यहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं। पी का मतलब होता है प्राइमरी, तो इसलिए इसको हम पी को प्राथमिक तरंग कह देते हैं। ठीक है, दूसरी बात एस तरंग। एस तरंग को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव बोलते हैं, मतलब द्वितीयक तरंग बोलते हैं। ठीक है, इसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ, और जो पी तरंग है उसको हम अनुदैर्ध्य तरंग भी बोलते हैं। अनुदैर्ध्य, ये अनुदैर्ध्य शब्द है, ये अनुप्रस्थ शब्द है। एस प्रस्थ से यहाँ पर से मिल रहा है। अनुप्रस्थ का से और अनुदैर्ध्य में से नहीं है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ में जो से है वो एस तरंग के से मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एस और यहाँ पर से दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ से आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा, क्योंकि अनुदैर्ध्य में कुछ किसी भी से का प्रयोग नहीं किया गया। तो सीधी सी बात हो गई, जब अनुप्रस्थ में से है जो एस से मिल रहा है, तो इसलिए क्या होगा? अनुप्रस्थ एस तरंगों को अनुप्रस्थ भी बोलते हैं, तो सीधी सी बात हो गई, पी तरंगों को अनुदैर्ध्य बोलते हैं। इतनी बात कंप्लीट। अब उसके बाद में क्या होती हैं? पी तरंग तीनों माध्यमों में चलती हैं। सबसे तेज चलने वाली तरंगें होती हैं। जो एस तरंगें होती हैं वो द्रव से नहीं गुजरती। जो एस तरंगें होती हैं वो द्रव से नहीं गुजरती है, केवल ठोस में और गैस में चलती हैं। और एस तरंगों की सर्वाधिक गति किस में होती है? ठोस में होती है। ठीक है,
ये पी तरंगों की तुलना में कम गति से चलती हैं। ये पी तरंगों की तुलना में कम गति से चलती हैं। साथ ही साथ दूसरी बात, ये पी तरंगों के बाद में उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले पी तरंग उत्पन्न होती है, उसके बाद एस तरंग उत्पन्न होती है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है, उसके बाद एस तरंग पहुंचती है और उसके बाद एल तरंग उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक, ये पी है और ये एस है। तो जो एस तरंगें होती हैं ना, वो इस अपनी तरंगों की गति की दिशा के इस तरीके से कंपन करती हैं। मतलब यहाँ से कंपन करना प्रारंभ हुई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। मतलब इस तरीके से कंपन करती हैं, मतलब ऊपर नीचे की ओर कंपन कर रही है। मतलब एस तरंगें कैसे कंपन करती हैं? ऊपर नीचे कंपन करती हैं। तो ध्यान रखना, एस तरंगें होती हैं वो अपनी दिशा के, एस तरंगें अपनी दिशा के ऊपर नीचे कंपन करती हैं। तो सीधी सी बात हो गई, जो पी तरंगें हैं वो क्या करेंगी? आगे पीछे कंपन करेंगी। इस तरीके से आगे पीछे कंपन करती हुई चलती हैं, इस तरीके से आगे पीछे। ठीक है, इस तरीके से मान लो आप आगे पीछे। तो जब ये आगे कंपन करेंगी तो क्या होगा? संपीड़न होगा। जब पीछे कंपन करेंगे तो क्या होगा? अनुलंबन होगा। फिर संपीड़न होगा, फिर अनुलंबन होगा, फिर संपीड़न होगा, फिर अनुलंबन होगा। ठीक है, क्योंकि आगे जब ये इस तरीके से आगे बढ़ेंगी तो क्या होगा? संपीड़न होगा, फिर पीछे जाएंगी, फिर अनुलंबन होगा, फिर आगे आऊँगी, फिर संपीड़न होगा, फिर पीछे जाएंगे, अनुलंबन, फिर आगे संपीड़न, फिर पीछे अनुलंबन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ गई आपको अच्छी तरीके से समझ में। तो संपीड़न या अनुलंबन पी तरंगों से संबंधित है। अपनति या अभिनति की स्थिति एस तरंगों से संबंधित है। थोड़ा सा एल तरंगों के बारे में भी पढ़ लेते हैं भाई। एल तरंगों का संचरण केवल धरातलीय भाग में ही होता है। इन्हें सरफेस वेब या धरातलीय तरंगें भी कहते हैं। इनका भ्रमण पथ उत्तल होता है। इसमें कंपन की गति सर्वाधिक होती है, जिस कारण ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ध्यान रखना, जो एल तरंगें होती हैं वो जिग जैग में चलती हैं। जिग जैग का मतलब ये ऊपर नीचे आगे पीछे, ऊपर नीचे आगे पीछे, इस तरीके से कंपन करती हुई चलती हैं। इस तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब चारों तरफ किसी भी तरीके से कंपन कर। और लाल सागर की बात की जाए तो लाल सागर है जो दरार घाटी में स्थित है, और वो दरार घाटी कहाँ की? अफ्रीका की दरार घाटी में। ठीक है जी, तो आज का हमारा जो क्लास था वो कंप्लीट होता है इन्हीं कुछ क्वेश्चनों के साथ। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है जी, तो थैंक्स सभी को देखने के लिए, बाय। और चैनल पर बने रहो भाई लोगों। अब